नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्ज़ाम में। आपके लिए जो आपका बीपीएससी ग्रुप डी या आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें हम लोगों ने लूसेंट का सामान्य ज्ञान शुरू किया था, जिसके तहत विश्व का भूगोल चल रहा था। इसी विश्व के भूगोल को देखते हुए आज जो है हम लोग इसका अगला पार्ट करेंगे, यानी कि अगला चैप्टर करेंगे। और आज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है महाद्वीप, यानी कि छठा नंबर चैप्टर। 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखेंगे। साथ ही साथ आपको भारत का भूगोल जो है वह भी समाप्त हो गया है, आपका बायोलॉजी समाप्त हो गया है, और अब जो है इकोनॉमिक्स भी शुरू कर दिया गया है। इसका भी 1-2 क्लास हो गया है। तो आप लोग सारे वीडियो को ज़रूर देखा करेंगे। साथ ही साथ लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव भी शुरू कर दिया गया है, तो ऑब्जेक्टिव को भी आप लोग ज़रूर बनाया करेंगे, लगाया करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे अब टॉपिक पे। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे, नहीं पसंद आता है तो भी करेंगे, ठीक है। चलिए आइएगा, सारे लोग चैप्टर नंबर 6 पे आ जाएंगे, महाद्वीप। पीडीएफ है ये वाला, सबके पास होगा या देना पड़ेगा? शायद पीछे क्लास में दिए थे पीडीएफ। पीडीएफ होगा ग्रुप में, ग्रुप अपना अपना चेक कर लेंगे सारे लोग, ठीक है। चलिए, महाद्वीप पढ़ने से पहले कल जो हम लोग पढ़े थे उसमें से कुछ हो जाए मुँह काला, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइएगा कि जो डाउन्स घास का मैदान है वो कैसा है और कहाँ है? कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे। ऑस्ट्रेलिया में है, शीतोष्ण है, ठीक है। जो साल और सागवान है वो कैसा वन है? उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन के रूप में आता है। ये बताएंगे कि यूरोप का जो बाल्टिक तट है वो किसका उदाहरण होता है? हैफा तट का उदाहरण होता है। हाँ, और जिनका कल का क्लास छूटा है वो वीडियो वगैरह देख करके अपना पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था कल वाला जो पढ़े थे हम लोग, स्थलाकृति। ये बताइएगा कि जो मैटर्न हॉर्न है वो कहाँ है? मैटर्न हॉर्न किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? मैटर्न हॉर्न, हाँ, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मैटर्न हॉर्न कहलाता है। जो रिया तट है वो भारत में कहाँ मिलेगा? पश्चिमी तट पर मिलेगा, पश्चिमी तट के ऊपरी भाग में, उत्तर में। चलिए ठीक है। जो लोएस का मैदान होता है वो किससे बना होता था? हवा से। और संप्राय मैदान? समुद्र तल के निकट स्थित जो मैदान होता है उसको कहा जाता है। चलिए, लगभग लगभग सबको याद है। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा। एनाकोंडा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा सांप होता है और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है ना। शंकुधारी वृक्ष किसको कहा जाता है? कैसा वन को शंकुधारी कहा जाता है? पर्वतीय वन के जो वृक्ष होते हैं उसको शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। चलिए, तब शुरू किया जाए महाद्वीप। अब महाद्वीप पे आ जाइएगा। हाँ, आइएगा। चलिए, सारे लोग अब महाद्वीप पे आएंगे। और महाद्वीप में देखिए समझने वाला कुछ नहीं है, पहले ही हम डिस्क्लेमर दे दे रहे हैं, ठीक है। महाद्वीप में जितना भी पॉइंट है उसके लिए आपको कान और ध्यान एक करना पड़ेगा, काहे कि इसका हर एक लाइन, हर एक क्वेश्चन है, यानी कि 1-1 नंबर का है। और ना समझने वाला कुछ है और ना समझाने वाला कुछ है, क्योंकि किसी का नाम को कोई समझा नहीं सकता है कि कौन क्या है। अब कहेगा फलाना नाम, तो फलाना नाम, तो फलाना नाम याद रखना पड़ेगा। ढिकाना है तो ढिकाना है, ढिमकाना है तो ढिमकाना है, गोईठा है तो गोईठा है, और सरसों तेल है तो सरसों तेल, सब है। इसलिए महाद्वीप में कोई बीच में जिक्र नहीं कीजिएगा, ठीक है। महाद्वीप में कोई भी बीच में जिक्र नहीं कीजिएगा कि सर ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। किन्हीं को कोई परेशानी?
हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं दिक्कत। तो अब आइए सीधे अब आ जाइएगा महाद्वीप पर, और महाद्वीप पर से एक जो भी पॉइंट होगा उसको हम आप लोग को बोलेंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया। बहुत सारा है इसमें पढ़ने के लिए, मगर जो अक्सर पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है उस पर जब हम बोलेंगे, तो अगर आपके पास बुक होगा तो बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, पेन या पेंसिल, मार्कर, हाइलाइटर जो भी है वो चला लीजिएगा। बेहतरीन हमारे लिए इस महाद्वीप को चैप्टर को पढ़ने के लिए वही होगा। बाकी और कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें कि कोई भी किसी तरह से आपको समझा सकता है। फिर भी हम प्रयास करेंगे, कोई चीज़ अगर वैसा रहेगा तो रिलेट करके, रिलेशन बना करके कुछ कुछ चीज़ याद करवाते चलेंगे। अब आइए सीधे आइएगा एशिया महाद्वीप पर, और एशिया महाद्वीप से पहले ऊपर देखिए, ऊपर में एक पॉइंट है, वो कहता क्या है कि महाद्वीप है ना, कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी की जो सबसे बड़ी भूभाग होती है उसको महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है, यानी कि 29 से 30% में। आगे उसके साथ साथ कहता है कि महाद्वीपीय विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा हुआ। कितने महाद्वीप में? 7 महाद्वीप में बटा हुआ। पहला क्या है? एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा यूरोप, पांचवा अंटार्कटिका, छठा दक्षिणी अमेरिका और सातवां ऑस्ट्रेलिया। 7 तरह के महाद्वीप होते हैं, और ये 7 महाद्वीप के बारे में आप इसका नाम आप सभी परिचित हैं इससे, ठीक है, इन सभी नाम से आप परिचित हैं। अब आइए एशिया पर आते हैं, यानी कि सीधे पॉइंट पे आते हैं। और एशिया क्या कहता है कि एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है। किससे हुई है? एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। अब यही सब पॉइंट हम लोग को जो है वो समझना और सुनना है, याद करना है। सबसे पहला क्या बोला कि एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य से, और यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यह विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। आगे कहता है कि एशिया के उत्तर में क्या है कि आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में प्रशांत महासागर है। ये सब आपको बेहतरीन याद कहाँ से होगा? तो मैप से याद होता है। कहाँ से बेहतरीन याद कहाँ से होता है? तो मैप से याद होता है। मैप आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, बेहतरीन याद होगा। कहता क्या है कि एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, हिंद में दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में प्रशांत महासागर स्थित है। पश्चिम में उराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाने वाली जो भी है उसको ध्यान देंगे। क्या कह रहा है कि पश्चिम में उराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। यानी कि एशिया और यूरोप जो महाद्वीप है इसके बीच में सीमा बनाने के लिए कौन सा आता है? तो पश्चिम से उराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। इतना आप याद रखेंगे। अब देखिए आगे क्या कहता है। पॉइंट है कि लाल सागर और स्वेज नहर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ये हमेशा पूछा जाता है। अगर पीडीएफ आप देख रहे होंगे जो हमने दिया है ग्रुप में, वो पीडीएफ में देखेंगे तो सब टिक किया हुआ होगा, तो आप लोग भी बाद में उस पीडीएफ को टिक कर लीजिएगा अपने अपने बुक से पीडीएफ देख करके। क्या कहा कि लाल सागर और स्वेज नहर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। दूसरा कहता है कि बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अब देखिए बेरिंग जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से, अगर आप मैप में देखते होंगे तो लगता होगा कि एशिया तो इधर है, उत्तरी अमेरिका इधर है, मगर हमारा पृथ्वी कैसा है? गोलाकार का है लगभग। तो गोलाकार होने के कारण एशिया का जो क्षेत्र है और उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है वो हमसे मिला हुआ है। किससे? हमसे मिला हुआ है। और इसी मिलान के कारण जो है बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। बहुत सारा लोग जब मैप में देखते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि अरे उत्तरी अमेरिका साइड में तो बेरिंग जल संधि इधर है, पूरब साइड में, पश्चिम साइड में, तो फिर ये पूरब एशिया से कैसे मिल रहा है? क्योंकि हमारा ग्लोब कैसा है, पृथ्वी कैसा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, गोल है।
कहता है कि यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो हमारा है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड और रूस और चीन के बीच में और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत स्थित है। ये पॉइंट याद रखेंगे। कौन सा बात? एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन जो युग है ये इसमें पूछता है, ठीक ना। जैसे कि पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत किसका है, तो प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जबकि जो और भी स्थल है वो हमारा इधर चीन के आसपास का वो अंगारा लैंड कहलाता है। क्लियर? अंगारा लैंड हमारा रूस और चीन का हिस्सा कहलाएगा, जबकि प्रायद्वीपीय भारत यानी कि प्रायद्वीप का अर्थ कौन बताएंगे? जल्दी से प्रायद्वीप का अर्थ बताइए। के बीच में जो रहता है सर। हाँ, जल के बीच चारों ओर से जल से घिरा नहीं, चारों ओर से नहीं, यही तो गड़बड़ है। प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन ओर से जल और एक ओर से स्थल। अपना भारत देखिए तो तीन ओर से क्या है हमारा? नीचे अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी है ना। अपना भारत अगर देखेंगे तो इस आकार में है, तो एक साइड में अरब सागर, नीचे में हिंद महासागर, एक साइड में बंगाल की खाड़ी। ऊपर में हमारा क्या है? हिमालय के रेंज का आता है, यानी कि हमारा ऊपर स्थल है। तो वैसे सभी हिस्सा जो तीन ओर से घिरा हो, किससे? जल से, और एक हिस्सा जो उसका घिरा हो वो स्थल से, वो कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। आपको एक और हम प्रायद्वीप का उदाहरण देते हैं। हमारा वो देखिएगा, अगर मैक्सिको आप उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो आपको दिखेगा। उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको को देखिए तो वह भी वैसा ही दिखेगा। एक तरफ मैक्सिको की खाड़ी, एक तरफ प्रशांत महासागर, नीचे से दक्षिणी प्रशांत महासागर यानी कि प्रशांत महासागर का हिस्सा, और ऊपर से उसका मिल जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि ओरिजिनल यूएसए जो होता है वो। तो क्या है? प्रायद्वीपीय कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय कहलाएगा। वैसा ही और सभी जगह जो कि पानी से घिरा हो तीन ओर से, एक ओर से हमारा स्थल हो, उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। अब आगे आइए। कहता है कि एशिया महाद्वीप में तीन प्रमुख प्रायद्वीप है। एशिया महाद्वीप में कौन सा? तीन गो प्रमुख प्रायद्वीप है, यही भी इम्पॉर्टेंट है। अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन, मतलब इंडिया और चीन के बीच का जो हिस्सा होता है उसको इंडो चीन कहा जाता है। तो इंडो चीन का प्रायद्वीप और अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यह भी पॉइंट याद रखेंगे कि अरब प्रायद्वीप जो होता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप होता है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी का माउंट एवरेस्ट जो है 8,850 मीटर, वही 8850 या 8848 या 8848.86, ये 3 पॉइंट 3 तरह से याद रखिएगा। कहता है कि एशिया जो है एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी का माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। जल्दी से आप बताएंगे, हम लोग कल के क्लास में ही शायद पढ़े थे कि जो पर्वत के रूप में हिमालय जो है वो कैसा पर्वत है? बलित पर्वत, तपशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, संचित पर्वत, कैसा पर्वत? बलित पर्वत है सर। बलित पर्वत है सर। बलित पर्वत। बलित पर्वत। और कौन कौन से ऐसे पर्वत थे जो कि बलित थे? और उदाहरण बताइएगा। आल्प्स था, यूराल था, रॉकीज था, हाँ, हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज, यानी कि लगभग हम लोग किस तरह से याद किए थे कि वो सभी महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी जो है यानी कि पर्वत जो है वो कैसा पर्वत है? बलित पर्वत है। पढ़े थे? बलित पर्वत। हाँ, तो वो याद रख लीजिएगा। यस सर। चलिए अब आगे आइएगा। ये वो कौन है जिनको क्लास का लिंक ही नहीं मिला, फ्री वाला ग्रुप के, जाने दीजिए। चलिए आगे। क्या कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार जो है तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर, 2 लाख ही है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, हाँ ठीक है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अच्छा ये बताइए, यह भी हम लोग कल पढ़े थे जब पढ़ रहे थे, कल या परसों के ही क्लास में पढ़े थे, पर्वत, पठार, वन, ये सभी पढ़ रहे थे उस समय मैदान वाले हिस्सा में, कि पठार और पर्वत
दोनों की ऊंचाई के रूप में अगर देखा जाए तो पठार का ऊंचाई तो बहुत कम होता था, लगभग 300 से 500 फीट तक। फिर हम तिब्बत के पठार को पठार क्यों कहे, क्योंकि इसकी ऊंचाई तो बहुत ऊंचा है। पठार क्यों कहे इसको? एक्सेप्शन में था कुछ। एक्सेप्शन के रूप में नहीं कहेंगे। अगर इसको हम लॉजिकली समझें तो आप और डिफिनेशन से समझें तो हम लोग जब पठार पढ़े थे तो पठार में क्या पढ़े थे कि पठार का जो ऊपरी शीर्ष होता है वो चौड़ा और सपाट होता है, यानी कि उस पर आप आसानी से बैठ सकते हैं। क्या समझे? हम लोग क्या समझे कि वो जो है उसको पूरी तरह से उसकी ऊपरी जो शिखर होती है वो सपाट होता है, चौड़ा होता है, जबकि पर्वत जो होता है उसका ऊपरी चोटी एकदम नुकीला होता है। ठीक है? नुकीला होता है सर। हाँ, इसलिए आइए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, दिखाते हैं। देना क्या है, दिखाते हैं। इसको समझ आ गया तो फिर कभी नहीं पर्वत और पठार का अंतर भूलिएगा। दिख रहा है? ये देखिए, ये अभी क्या है, छोड़िए इसको समझिए। ये ऊपर में चौड़ा भाग दिख रहा है, ऊपर का चौड़ा भाग ये दिख रहा है, यानी कि अभी पठार है। ये अभी पठार है, और जब इसको निकाल दिए और ये जब नीब जो दिख रहा है पेन का, ये हमारा क्या है? ये पर्वत है सर। पर्वत है। इस पे आप नहीं बैठ सकते। देखिए, इस पे बैठते तो चुभता है, इस पे बैठते तो आसानी से बैठ सकते हैं। अब अंतर यह स्पष्ट रहेगा पर्वत और पठार का। ऊंचाई मायने नहीं रखता। अगर एक का डिफिनेशन से हट करके भी थोड़ा सा हम एक पॉइंट बात करें तो डिफिनेशन में क्या कहा, पठार के बारे में कहा कि 300 से 500 फीट ऊंचा होता है, मगर उसमें एक पॉइंट यह भी तो कहा कि उसकी जो चोटी होती है वो सपाट या चौड़ी होती है। इसलिए पर्वत जो होता है वो सपाट होने के कारण तिब्बत का पठार हो, चाहे फिर हम लोग और पढ़े थे कोलंबिया का पठार पढ़े थे, एक और कोलंबिया बोलीविया का पठार पढ़े थे। ये सभी क्या था, बहुत ऊंचा है, 12,000 8,000 15 16,000 ऊंचा है, मगर उसकी जो ऊपरी शिखर है वो कैसा था, चपटा है या चपटा था, इसलिए वो पठार के रूप में आ गया। हाँ, तो ये चीज़ इतना पॉइंट याद रखिए। आइए, अब क्लियर हो गया होगा पठार क्यों कहा गया तिब्बत के पठार को। कहता है कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर की, एशिया के अंतर्गत बोल रहा है ना, जिसकी कुल ऊंचाई 4,875 मीटर है, और इसी कारण पामीर को विश्व का छत भी कहा जाता है। पामीर को क्या कहा जाता है? विश्व का छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है, सबको पता है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा मालदीव है। ध्यान रखेंगे, यह भी एशिया का बात कर रहा है। जब हम ओवरऑल पढ़ते हैं तो क्षेत्रफल में बढ़ जाता है हमारा चाइना, और सबसे छोटा आ जाता है वेटिकन सिटी। तो वो ओवरऑल आएगा जब पूरे कंट्री को मिला लेंगे, पूरे वर्ल्ड को मिलाएंगे तब। जबकि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एशिया महाद्वीप या महादेश जो हम कहते हैं वो है। तो इसके कारण क्या कहा कि एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो होता है वह होता है हमारा चीन, जबकि सबसे छोटा मालदीव। जल्दी से एक आदमी को बताएंगे मालदीव की राजधानी। मालदीव की राजधानी माले। कहता है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। अभी यहाँ कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, देश कहने का मतलब है कि सिंगापुर जो है उसकी जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुसार वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उसको घनत्व के रूप में ज़्यादा माना गया। एशिया के स्थलबद्ध जो है ये बड़ा ही खतरनाक प्रश्न है, और इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। जितना सही याद हो जाए उतना बेहतरीन है। इसमें भी एक दो नाम तो बिल्कुल भी याद रखना है। स्थल रुद्ध या स्थलबद्ध का मतलब ये होता है कि जिसके आसपास समुद्र का हिस्सा ना हो। ऐसा नहीं है अगर हम बोले समुद्र या सागर तब आप कहिएगा कि सर एगो तो ये कजाकिस्तान हम लोग पढ़ते हैं जो कि बहुत बड़ा जो माना जाता है स्थल रुद्ध है, उसके आसपास में तो एगो सागर भी है कैस्पियन सागर। तो सर वो कैसे होगा? तो कैस्पियन सागर जो है वो ऑलरेडी अपने से बंधल है, वो बर्फ वगैरह से बना हुआ है। कैस्पियन सागर का संबंध सीधे किसी समुद्र या से नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। बहुत बार ऐसा प्रश्न मेरे साथ भी हुआ, कुछ न कुछ लोग करते रहे, और हमेशा ये कन्फ्यूजन में बहुत सारे लोग रहते हैं। कैस्पियन सागर का संबंध सीधे किसी भी सागर से नहीं है, महासागर से नहीं है।
इसलिए कैस्पियन सागर के आसपास में जो देश है, चाहे हमारा तुर्कमेनिस्तान हो, ईरान हो, चाहे हमारा कजाकिस्तान हो जो कि सबसे बड़ा के रूप में जाना जाता है, चाहे उज्बेकिस्तान हो, उधर का रसिया का हिस्सा हो, कोई भी हो, वो हमारा कैसा आता है, स्थल रुद्ध होता है। कैस्पियन सागर को हम समुद्री तट नहीं मानते हैं एज अ भौगोलिक दृष्टि, भले उसका नाम सागर हो। कहने के लिए कहावत है हमारे यहाँ, आँख का अंधा नाम नयन सुख। नयन सुख का मतलब होता है आँख से अच्छा, यानी कि कोई व्यक्ति अंधा है और उसका नाम हम रख दें नयन सुख, तो आदमी थोड़े उसको दिखने लगेगा 2 आदमी की जगह 4 आदमी, ऐसा नहीं दिखेगा। वैसा ही है। अब देखिए क्या कहता है कि एशिया के स्थल रुद्ध में जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है, देश कौन कौन सा? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस। कौन कौन सा? अब ये सब चीज़ को देखने के लिए आपके पास अभी सामने में मैप होना चाहिए था। जैसे मेरे पास है, हम देख करके बता दिए कि कैस्पियन सागर के चारों तरफ कौन कौन सा देश लगा हुआ था। तो ये चीज़ के लिए जब अब हम कहेंगे कल की क्लास अगर जब होगा, कल की क्लास के समय आप अपने पास मैप ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है। कल की क्लास में आप लोग एक मैप रखिएगा, वर्ल्ड मैप को, छोटा बड़ा जैसा मोबाइल में खुलेगा तो मोबाइल में ही गूगल करके एक पूरा वर्ल्ड मैप निकाल लीजिएगा। जौन जो महाद्वीप पढ़ेंगे उस महाद्वीप को निकाल लीजिएगा। अभी निकाल सकते तो गूगल करके निकाल के वो फ़ोटो सामने रख लीजिए। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि एशिया के स्थल रुद्ध में कौन कौन सा? तो कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस। अगर ध्यान से समझा जाए तो हम यहाँ पर एक और याद करने का तरीका हम आपको दे रहे हैं, बस कॉमन सेंस लगाए रखिएगा। तब जितना भी तान तान है पाकिस्तान को छोड़ करके, जितना भी तान तान है अपना पड़ोसी के आसपास में, 1-2 देश के आसपास का जो भी कंट्री है उसमें पाकिस्तान को अगर छोड़ दीजिए तो जितना भी तान तान है वो सब जो है आपका स्थल रुद्ध है। उसके बाद मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस, ये 4 गो हमारा। नेपाल भूटान आप आसानी से उतना उससे बिल्कुल परिचित हैं कि ऊपर से चीन लग जाता है तो बाकी उसके पास बचा ही कुछ नहीं, नीचे से हम ही हैं, मतलब भारत है ना। तो नेपाल भूटान को कोई टेंशन है नहीं। बच गया लाओस, तो लाओस नीचे में पड़ जाता है जो कि थाईलैंड ये सब उसको बंद कर देता है, इसलिए वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। और बाकी एक बच गया मंगोलिया। मंगोलिया जो है ऊपर से रूस और नीचे से चीन और एक साइड से कजाकिस्तान लपेट देगा तो मंगोलिया भी स्थल रुद्ध होगा। मंगोलिया के पास तो बिल्कुल भी कोई सागर समुद्र है ही नहीं है, जबकि कजाकिस्तान के पास कैस्पियन सागर कम से कम जिंदा है, ठीक ना। और उसी के आसपास में आपको और मिलेगा, उज्बेकिस्तान के आसपास में अरैल सागर, अरैल या अरल सागर करके, तो उसको भी याद रख लीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि स्थल रुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। बात समझिएगा क्या कह रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण मतलब अपना नीचे म्यांमार से नीचे, पूर्व मतलब जापान के आसपास का हिस्सा, यानी कि थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, सिंगापुर, ये सभी वाला हिस्सा में जब आप जाइएगा तो वहाँ पर इंडोनेशिया, ये सभी वाला हिस्सा में, तो लाओस जो है एकमात्र ऐसा कंट्री हमारा दक्षिण पूर्व एशिया का है जो स्थल रुद्ध है। लाओस का जल्दी से राजधानी बताइएगा, लाओस की राजधानी। कोई भी? वियंतियाने। हाँ, आवाज़ क्लियर है ना सबको? ऐसा ना हो कि हम पढ़ जाए पूरा पेज है, आप लोग रह जाइएगा रास्ते में। आवाज़ वगैरह ठीक रहेगा तो बोलिएगा, नहीं रहेगा तो बोलिएगा, ठीक रहेगा तो नहीं बोलिएगा। हाँ, देखिएगा क्या कहता है कि लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, मतलब पहले फ्रांसीसियों के अंतर्गत आता था, जैसे अपना गोवा ये सब आता था पुर्तगाली इन सभी का, उसी तरह से। कहता है कि एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर। अब यहाँ से जो है अब आपको खाली पॉइंट पर पॉइंट एक निकलते जाएगा, बड़का, लंबा, छोटा, नाटा सब। तो क्या बोला कि एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगसी नदी है और अधिकतम गहराई वाला जो कुछ है तो वह है मृत सागर। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागर गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त में है। अब यहाँ से देखिए हमको क्या क्या याद रखना है इस वाले पॉइंट से। एशिया तो ठीक है,
पहला बोल देगा किस द्वीप समूह के पास, तो द्वीप समूह हो जाएगा हमारा फिलीपींस। दूसरा क्या बोला कि विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा, तो प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा, तो प्रशांत महासागर में है मेरियाना गर्त, जो कि 11,022 मीटर गहरा है। यानी कि विश्व का ही है एशिया में, मतलब पूरे विश्व का सबसे गहरा जो स्थल है वो मेरियाना गर्त है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, जो कि धरातल से 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा एशिया में स्थित है। एशिया का सबसे गहरा झील जो है वो हो जाएगा आपका बैकाल झील। फिर कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील, जो कि आंतरिक सागर के रूप में जाना जाता है, विश्व की क्या कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर जो है कैस्पियन सागर 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में विस्तृत है, एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा, कैस्पियन सागर, जिसे हम आंतरिक सागर भी कहते हैं। अब जरा सा दिमाग खोल के रखिएगा, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर भविष्य के लिए हम आपको तैयार कर देते हैं। कहीं अगर किसी प्रकार से ये पूछ दे कि विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक सागर कौन सा है, बड़ी झील को हटा दे और आंतरिक सागर कर दे, तब गड़बड़ाइएगा नहीं। कहना क्या चाहता है, कैस्पियन सागर को कहना चाहता है। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी झील ना पूछ करके हमसे ये बोल दे कि विश्व की सबसे आंतरिक सागर या सबसे बड़ी आंतरिक सागर कौन सा है, तो कैस्पियन सागर है ना, और जो कि एशिया महादेश में स्थित है। अभी तक ऐसा पूछा नहीं गया है, मेरे नज़र में अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, मगर हम भविष्य के लिए आपको तैयार कर दिए हैं। अगर आ जाए तो डरिएगा नहीं, इन्हें कि खोजते रह बैठिएगा कि कौन सा आंतरिक सागर हमारा समझ ही में ना आ रहा है, कहीं कुछ ना समझ में आया तो नीचे से मार के ऑप्शन नंबर ई और डी करके आ जाइएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। हम बता दिए आपको पहले। नोट कहता है कि रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं और बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। रूस का जो एशिया वाला भाग होता है, यूरेशिया कहा जाता है रूस को, पूरा जो, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है, कुछ एशिया में पड़ता है, तो रूस का जो एशिया का भाग है वो साइबेरिया कहलाता है, और जो यूरोप का भाग है वो ओरिजिनल रूस कहलाता है। क्योंकि रूस को देखिएगा तो सारा कुछ उसका सब उधर है, राजधानी वगैरह फैला, भले वो 4 कट्ठा में है एक ही जगह उसका घर। ठीक, तो क्या कहा कि इस एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं, और बैकाल झील और कैस्पियन सागर दोनों साइबेरिया में है, मतलब दोनों एशिया में है। बैकाल झील जो कि सबसे गहरी झील, और कैस्पियन सागर जो कि सबसे बड़ी झील। गहरा और बड़ा में भी अंतर होता है, गहराई मतलब नीचे की ओर, और बड़ा यानी कि लंबाई वगैरह में, साइज में जो होता है उसको कहते हैं। अब आइए, कहता है कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगोंग झील। ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगोंग झील, जो कि लद्दाख और तिब्बत में स्थित है, जो कि 4,267 मीटर ऊंचा होता है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम, जो कि 11,405 मिलीमीटर, मतलब वर्षा का ये मात्रक है, ठीक है, मिलीमीटर, इन्हें कि इसको 11,405 किलोमीटर, अब मीटर समझ लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो मासिनराम में है, और गौरव की बात यह है कि वो मासिनराम हमारे यहाँ ही है, मेघालय भारत में। मगर यह भी आपको याद रखना है, इससे पहले चेरापूंजी हुआ करता था। अगर कभी आप गलती से कोई पुराना किताब पढ़ रहे होंगे या गलती से कोई पुराना सेट वगैरह लगा रहे होंगे तो उसमें आपको चेरापूंजी ही दिखाई देगा। लगभग 2014-15 के आसपास तक के किताब सेट वगैरह आप मार रहे होंगे तो आपको चेरापूंजी दिखाई देगा। मगर अब आप अपडेट हो जाइएगा, अब जो है मासिनराम वर्तमान में माना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं होता है। कहता है कि विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। चीन के छिंगहाई प्रांत में शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर है। ये सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। याद कीजिए, जरा सा याद कीजिएगा, तो आप लोग कैरेंट में पढ़े होंगे, कोई पढ़े हैं हाल फिलहाल के कैरेंट में? जल्दी से बताइएगा कौन कौन पढ़े हैं कैरेंट। गुरु जी पढ़ाए हैं सबको कि नहीं? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे लाइन वर्तमान में कौन सा हो गया है, याद है? साइबेरिया
देखिए तीन गो बताते हैं, 3 गो था, ठीक है, उसमें सब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। एगो हम लोग पढ़े थे कि किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। चिनाब नदी पर बन रहा था 359 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक पढ़े थे कि देश का सबसे पहला रेलवे ब्रिज जो कि ये सॉरी उसको छोड़ दीजिए, सबसे ऊंचा रेलवे पुल स्तंभ दुनिया का जो कि मणिपुर में बन रहा है इजाई नदी पर, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इजाई नदी है मणिपुर में, उसको लिख लीजिएगा, जो कि वर्तमान में सबसे ऊंचा है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल स्तंभ जो कि इजाई नदी मणिपुर में स्थित है। वो आपको करंट पढ़ रहे होंगे तो मिल जाएगा, कोई भी करंट पढ़ेगा तो उसमें मिल जाएगा। चलिए अब आगे आइए। कहता है कि महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका से बस यही एगो क्वेश्चन में पूछता है। दूसरा पूछेगा कोची तो सिलोन किसका पुराना नाम है। तीसरा पूछेगा कोची ट्रिंकोमाली कहाँ है। चौथा पूछेगा जाफना द्वीप कहाँ है। पांचवा पूछेगा तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कौन सा सेतु है। छठा पूछेगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, ठीक है। यही 4-5 गो क्वेश्चन श्रीलंका से बनाता है। एक आगो अब राजधानी पूछता है, बाकी श्रीलंका से कोई कुछ नहीं बोलता है। एक और ज़्यादा से ज़्यादा पूछ देगा, ज़्यादा दिमाग घुमाएगा तो कहेगा कि वह कौन सा देश है जिसकी मानचित्र देखने में आंसू के समान लगता है, वो भी श्रीलंका है। तो ये सब 2-4 गो प्रश्न जो है श्रीलंका से डायरेक्टली ओरली हमेशा पूछते रहता है। फिर कहता है कि एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इससे पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था। चीन जो है विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। दूसरा नंबर पे जापान आता है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है और सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है, ठीक है। सर्वाधिक डाकघर पोस्ट ऑफिस कहाँ है तो भारत में, मगर समय से डाक पहुँचवे नहीं करता। आ गया ये हो गया। सबसे ज़्यादा समाचार पत्र कौन पढ़ेगा। हांगकांग। हांगकांग का कोई राजधानी भी होगा। हांगकांग का राजधानी बैंकॉक का राजधानी है हांगकांग। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया। कौन बोले जी हाँ बैंकॉक की राजधानी हैंगकॉक। बैंकॉक की राजधानी बैंकॉक में ही मिलता है। हाँ अब करंट वाला में अभी सुधरवा रहे हैं, उसको देखते हैं। वही खोज रहे थे हम, मेरा मन में आया था कि कुछ लगता है करंट में चेंज हुआ है, अब बता दिए तो अब खोजे से अच्छा है कि सुधार लीजिएगा सारा लोग। अभी हम खोजने जा ही रहे थे, मोबाइल में गूगल खोले ही थे अब, ठीक है। अभी जो है करंट में जो अभी के वर्तमान समय में कर लीजिएगा कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है हुगली बन गया। हुगली याद रखिएगा, हुबली नहीं, हुगली कलकत्ता वाला। आइए आगे। आगे है कि हाँ कर्नाटक वाला हुबली था कि हुगली था। हुबली वाला है कि हुगली वाला है। अच्छा हुबली वाला है, ठीक है हुबली कर लीजिएगा, कर्नाटक वाला, ठीक है हुबली कर लीजिएगा, सब सुधार लीजिएगा। हम हुगली बता दिए। आइए आगे बढ़िए। कौन सा मणिपुर में। आगे कहता है कि प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया के रेल वाला में रेलवे ऊंचा लाइन ना मणिपुर। आगे प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियों में हांगहो, आमूर, सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग, ये 4-5 नाम याद रखिएगा। हांगहो, आमूर, सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग जो कि प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की नदी है। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियों में कौन कौन सा, लीना, ओबे और येनेसी। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उनमें लीना, ओबे और येनेसी जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। कौन किसका तो लीना, ओबे और येनेसी का जो मुहाना है वो शीत ऋतु में जम जाता है। बाकी नॉर्मल टाइम पे क्या होता है, ये आर्कटिक महासागर में गिर। फिर कहता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। अब ये देखिए ये बड़ा खतरनाक है। कहना ये सीधा सीधा चाह रहा है कि भूमध्य सागर के आसपास का हिस्सा कौन सा है जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित है।
वो कौन कौन सा एशियाई देश है? तो साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। साइप्रस का राजधानी बताइए तो। निकोसिया। चलिए ठीक है, अब आगे आइए। आगे यहाँ पर दिया है माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य। पूरा बॉक्स है, इसको अभी यहाँ पर रहने दीजिए, ठीक है। ये बॉक्स को यहीं पर रहने दीजिए, साइड में आइए। पहले एशिया पढ़ लेते, उसके बाद माउंट एवरेस्ट का तथ्य पढ़ेंगे। देखिएगा साइड में, देखिएगा बहुत साइड। कहता है कि एशिया का सबसे घना बसा द्वीप, सबसे घना जो है बसा द्वीप, मतलब कि यहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक है, वह है जावा। जावा द्वीप कहाँ पड़ता है? जावा द्वीप कहाँ मिलेगा? इंडोनेशिया में। जावा, सुमात्रा दोनों इंडोनेशिया। कहता है एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश एवं भारत में। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पर? तो बांग्लादेश में। और गन्ना उत्पादन में भारत। भारत में भी अभी वर्तमान के डाटा में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश। आगे कहता है एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ। सबसे ज़्यादा जल विद्युत जो है जापान में होता है। एशिया का सबसे बड़ा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरिया रेलमार्ग, जो कि कितना लंबाई है? 9438 किलोमीटर, और यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक? सबसे बड़ा जो रेलवे मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन से लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है सीकन जापान में है, जो कि 53.85 किलोमीटर लंबी है, और समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग है सीकन। भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा? भारत वाला बताइएगा। 9.2 अटल सुरंग जो है वही वाला। आगे क्या कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक और निर्यातक देश। रबड़ उत्पादक में थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। रबड़ उत्पादन में एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल इत्यादि उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। चाइना जो है तंबाकू, गेहूं, चावल इस में पहला स्थान है। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। किसको? जापान को। कच्चा रेशम पूछता है कि कच्चा रेशम में किस देश का आधिपत्य है या विश्व में पहला स्थान रखता है, तो हो जाएगा जापान। और ये पता ही होगा रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? शहतूत के पत्ती से प्राप्त किया जाता है। दूसरा है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। विश्व में जो है सर्वाधिक प्राकृतिक रबर कौन उत्पादित करता है? तो थाईलैंड करता है। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। कौन सा? एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया। टीन के निर्यात में यह विश्व में पहला स्थान है। मलेशिया में इपोह टीन खनन के लिए प्रमुख केंद्र है। अब यहाँ से एक चीज़ और बता दे रहे हैं, अभी तो खान शुरू हुआ है, आगे और बहुत सारा खाना आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर फिर एक करेंगे, पूछेंगे कि कहाँ कौन सा जा रहा है। अभी इपोह आया है, आगे जाइएगा तो बहुत सारा मिलेगा, दूसरा महाद्वीप में घुसेंगे तब, ठीक ना। इसलिए अब यहाँ से ये सबको एक जगह करते जाइएगा। एशिया में इपोह जो है, इपोह का खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो टीन के लिए प्रसिद्ध है। कि कहाँ है इपोह का खान? तो मलेशिया में है। अब देखिए एगो और कन्फ्यूजन वाला बताते हैं। यहाँ पर इपोह है, एगो हम लोग कल परसों के क्लास में इदाहो पढ़े थे। इदाहो क्या था? जल्दी से बताइएगा। इपोह और इदाहो दो चीज़ यहाँ पर आया है, याद है कि नहीं को? इदाहो जो है अमेरिका का बैथोलिथ खान था, अमेरिका का। और एगो था कौन सा? कोस्ट रेंज था कनाडा का, जो इदाहो से बड़ा था। तो इदाहो जो है वो बैथोलिथ है, ज्वालामुखी रूप है, जबकि इपोह जो है ज्वालामुखी नहीं, चट्टानी रूप है इदाहो, जबकि इपोह क्या है? टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। कहता है कि एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो पाकिस्तान है, तथा सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क साइबेरिया है, जहां तापमान क्रमशः 53.5 डिग्री सेल्सियस। ये सभी किसका बात कर रहा है? गर्मी और ठंडा का। मोहनजोदड़ो में 26 मई 2010 को था, और बरखोयांस्क में -69 डिग्री सेल्सियस था। बरखोयांस्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है, बरखोयांस्क को। फिर कहता है कि लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है। सबको पता होगा इतना तो अब,
है ना। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसे हम सुएज नहर कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। बाडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। जगह का नाम याद रखिएगा, क्या कहता है, बाडुंग जो है इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना से कुनाइन बनाई जाती है जो कि मलेरिया की दवा है। बाडुंग क्या है, तो सिनकोना उत्पादन केंद्र है। बाडुंग कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया में है। बाडुंग किस लिए प्रसिद्ध है, तो सिनकोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिनकोना किस से बनाई जाती है, कुनैन से बनाई जाती है। सिनकोना का प्रयोग हम किस बीमारी में करते हैं, तो मलेरिया के दवा बनाने में उपयोग करते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। सबसे ज़्यादा जलयान जो है मतलब नाव वगैरह वो जापान बनाता है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य बेरिंग जलडमरू मध्य है। क्या है, आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य बेरिंग जलडमरू मध्य है और अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच में। अब देखिए क्या कह रहा है कि आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर, उधर स्वेज नहर लाल अलग हो गया, फिर यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला सब कुछ अलग था। अब यहाँ पर महासागर के रूप में आया कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ये दोनों को जोड़ने वाला जो जलडमरू मध्य है वो बेरिंग जलडमरू मध्य है। और बेरिंग जलडमरू मध्य जो है ये हमको अलास्का तरफ मिलेगा और इधर अपना एशिया का कौन सा, तो कमचटका प्रायद्वीप के बीच में मिलेगा। यानी कि कमचटका प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, तो एशिया के हिस्सा में स्थित है। किस दो महासागरों को जोड़ने के लिए जाना जाता है, तो आर्कटिक और प्रशांत के लिए जाना जाता है। कहता है कि जापान का नागासाकी शहर क्यूशो द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चानुयू मनाते हैं। चानुयू क्या है, तो चाय से संबंधित एक उत्सव है। कौन मनाता है, तो जापान मनाता है। जापान में कहाँ, तो नागासाकी पर। नागासाकी किस द्वीप पर, तो क्यूशो द्वीप पर स्थित है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर होती है, वही 180 डिग्री वाला। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। और म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार जो है किस लिए जाना जाता है, बौद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है। और स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कौन कौन आता है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। स्वर्णिम ट्रायंगल के अंतर्गत कौन आएगा, तो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार को रखा गया है, जो कि स्वर्णिम ट्रायंगल गोल्डन ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। याद हो गया सबको, कोई दिक्कत, बोलिएगा। कह रहे होंगे गुरुजी इतना तेज रहबे करते तब फिर आपका काहे जरूरत पड़ता, नहीं जी। अब देखिएगा माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य सबको जितना भी है आपका पीडीएफ में अंडरलाइन किया हुआ होगा। उम्मीद करेंगे आप लोग एक दो बार पढ़ लीजिएगा, बाकी हमारा पढ़ावे से कुछ होना जानी हो ना, ठीक है। फिर भी मेरा काम है एक और पढ़ देते हैं। आइए देखिए क्या कहता है। कहता है माउंट एवरेस्ट का नाम जो है तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया। वे 1830 से 1843 ईस्वी तक भारत के महासर्वेक्षक थे और विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 कहा जाता था। मतलब पहले माउंट एवरेस्ट का नाम क्या हुआ करता था, तो चोटी 15। एवरेस्ट की स्थिति की बात करें तो 86 डिग्री 55 मिनट 40 सेकंड पूर्व से अक्षांश में 27 59 16 उत्तरी पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 में, ध्यान दीजिएगा, 1954 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर आकी गई थी। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 ईस्वी को एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर होने की पुष्टि की। यानी कि 8850 मीटर कब होता है, तो 1999 में होता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमालंगमा यानी कि बर्फ की देवी तथा नेपाल में सागरमाथा ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। सागरमाथा क्या है, तो कोमालंगमा क्या है, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव क्या है, ये सब याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। 1953 की बात है। 1954 में इसकी ऊंचाई तय हुई है। और इससे पहले कौन कौन, तो
एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जो है चढ़ गए थे। ठीक है, कहता है कि नवांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ा। पहला मतलब 2 बार चढ़े वाला। पहली बार 1 मई 1963 में अमेरिकी अभियान दल के साथ और दूसरी बार 20 मई 1965 को भारतीय अभियान दल के साथ। और नोवांग गोम्बू जो है तेंजिंग नोर्गे का भतीजा है। ये सब छोटकन पॉइंट याद रखिएगा, पहला दूसरा कब कैसे जो, क्या है कि एग्जाम का पैटर्न बदलते जा रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अंदर वाला भी बात, ये अंदर की बात है। हाँ, तो क्या कहा कि जो नोवांग गोम्बू था वो पहले 2 बार चढ़ गया था माउंट एवरेस्ट पर। फिर कहता है कि जिम हिटेकर प्रथम अमेरिकी है जिन्हें 1 मई 1963 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुआ। मतलब अमेरिका का पहला व्यक्ति जिम हिटेकर था, वो माउंट एवरेस्ट पर 1963 में चढ़ा। ठीक है। जुंको तबई पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी, 1975 में जापान की हैं। 1975 में जो है जुंको तबई जापान की एक महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, यानी कि पहली महिला जुंको तबई। बछेंद्री पाल भारत की ओर से पहली भारतीय महिला जो कि 1984 में माउंट एवरेस्ट पर गई। बछेंद्री पाल कब गई? 1984 में। जुंको तबई 1975 में। तेंजिंग, उसको याद रखिएगा, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी 1953 में। नोवांग गोम्बू उतना कुछ चर्चा में रहता नहीं है, फिर भी याद रखना हो तो रख लीजिएगा। नोवांग गोम्बू और जिम हिटेकर 1963 में। आगे कहता है फू दोरजी प्रथम व्यक्ति है जो 9 मई 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त किया। ये बूढ़ा वर्ग के दादाजी दोरजी जो है वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ गया, फूकते फूकते। जैसे हम लोग पहाड़ चढ़ते तो कैसे करते हैं, हफ गए ना, तो ये भी फूकते फूकते चढ़ गया ऊपर। ठीक है, कौन? फूदोरजी माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ गया 1984 में, यानी कि बछेंद्री पाल के समय। कहता है कामेरीता शेरपा नेपाल की हैं, सर्वाधिक बार 23 बार नहीं, अब कर लीजिएगा 25 बार नहीं, अब हो गया है 26 बार। इनकर तो कोई काम है ना, लगन नानी घर है, जब मन करता तब चढ़ जाती हैं। तो कामेरीता शेरपा को याद रखिएगा, जाती है नहीं मतलब जाता है, ये शायद पुरुष हैं। कामेरीता शेरपा जो है नेपाल के हैं, सर्वाधिक 26 बार जो है ये मई नहीं, अब जो है डाटा छोड़ दीजिए, 26 बार खाली आप याद रखिए। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए हैं। कामी पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 में इस चोटी पर पहुंची थी। 1994 में 24 साल की थी, अभी तक वो चढ़ ही रही हैं नहीं रहा है। फिर कहता है कि विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला जॉर्डन रोमेरो अमेरिका का है, जिसने 22 मई 2010 को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त किया था। 13 साल की उम्र में चढ़ गया माउंट एवरेस्ट पर। जॉर्डन रोमेरो रोते रोते ही चढ़ गया था, खोजते खोजते मैया को लगा होगा कि पहाड़ पे चल गई होगी, खोजते खोजते रोते रोते चढ़ गया माउंट एवरेस्ट पे। फिर कहता है कि विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला मालवेथा पूर्णा। अपना भारत वाला छोरी कम फेंकी है ना। 13 साल में ये भी चढ़ गए, महिला थी मालवेथ पूर्णा, भारत आंध्र प्रदेश की हैं, ये 2014 में चढ़ गई। ठीक है, वो चढ़ा, रोमेरो चढ़ा 2010 में अमेरिका का, तो भारत की चढ़ गई मालवेथ पूर्णा आंध्र प्रदेश की 2014 में। सबसे कम उम्र 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल वाले भारतीय पुरुष में राघव जुनेजा, ध्यान रखिएगा, राघव जुनेजा जो है पुरुष में है, 15 वर्ष में, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के हैं, और इसने 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। और ये कब चढ़ा? 2013 में। रिलेशन बनाइएगा, देखिए जॉर्डन रोमेरो बना सबसे कम उम्र का पहली बार जो है एवरेस्ट शिखर पर, अमेरिका वाला 2010 में, और पुरुष में भारत वाला चढ़ा कब? भारत की ओर से राघव जुनेजा 2013 में, और 2014 में चढ़ गई मालवेथा पूर्णा आंध्र प्रदेश की। इसका उम्र, स्थान और ईस्वी ये तीनों याद रखिएगा। फिर कहता है कि 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ इसके स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी थे, यानी कि स्कूल का नाम है लॉरेंस। यह स्कूल की प्रथम मतलब विश्व की प्रथम स्कूल टीम है जिसे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। अर्जुन वाजपेयी जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश का है, इसने क्या किया कि 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 2010 में चढ़ा था। अर्जुन वाजपेयी किससे संबंधित है? तो माउंट एवरेस्ट से, पर्वतारोही है, ये याद रखिएगा। नामों से कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा व्यक्ति क्या है,
जैसे एगो पूछा था ना किस में दरोगा वाला में, लीमा करके वो कोई फुटबॉलर थी, उसका पूछ दिया था पिटिया में कि इसका संबंध किस खेल से है। नम्मो नहीं कहीं सुने थे। 2020 में कोई मैच हुआ था फुटबॉल का, उसमें वो खेली थी, उससे संबंधित थी, जो पूछ लिया था। तो ये सब नाम भी, ये नाम और उसका पेशा जो होता है वो याद रखा करेंगे। जैसे राधाब जुनेजा हो गया, रोमेरो हो गया, अपना ये मालवेद पूर्णा हो गई। तो अब जैसे कि अभी अभी के समय में अगर मालवेद पूर्णा दे देगा ना ऑप्शन में, मतलब प्रश्न में, तो अधिकांश लोग खिलाड़ी मार के आएगा। अगर ऑप्शन में खिलाड़ी, पर्वतारोही और डॉक्टर और नर्स ऐसे दे दे तो अधिकांश लोग आएगा मार करके खिलाड़ी में। कहा है कि अभी खिलाड़ी में महिला सब कितना वर्चस्व है कि जाने अनजाने सब मार देगा कोई चीज़। खिलाड़ी में आप लोग को जी मार के आइएगा, क्या मारेंगे जी आप लोग? पर्वतारोही, हाँ हाँ, पर्वत मालवेथा पूर्णा का संबंध किससे है? तो पर्वतारोही से। चलिए, और क्या कहता है? राघव जुनेजा हो गया। राघव जुनेजा को भी सब स्पोर्ट्स समझ लेगा, अभी पूछ लेगा तो कोई गारंटी नहीं है। आगे कहता है कि हाल फिलहाल में टोक्यो हो गया, टोक्यो पैरालंपिक हो गया, फिर इधर बीजिंग कुछ था, आज चाइना में हुआ था, शीतकालीन ओलंपिक हो गया, फिर इधर अभी कॉमनवेल्थ हो गया। इस सब में इतना खिलाड़ी गया है कि कोई ना कोई समझेगा कि वही है। का पता पूछ दिया ये वाला था जी, आप लोग सही मार्क आइएगा कि जो पूरे घूले लगिएगा। सही मार्क आइएगा ना, इन्हें कि घूमने लगिएगा कि याद तेरी तो अभी सब खेल से संबंधित है, खेल मार देते हैं, बता दे रहे हैं पहले, याद रख लीजिएगा। हाँ, आगे क्या कहता है? अर्जुन वाजपेयी 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 को चढ़ने में सफल हुआ। नोट में कहता है कि एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है, मतलब हम ये चढ़ सकते हैं। यानी कि ये सब जितना लइकन जो सब चढ़ा ना, 13 साल, 15 साल, 16 साल, ये सब तिब्बत के साइड से चढ़ा है। कहता है अमेरिका के टॉम वाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे जिन्होंने 1998 में एवरेस्ट पर चढ़ गया। कृत्रिम टांग लगेले था, आर्टिफिशियल वाला। टॉम विटेकर और एगो ऊपर में था कौन, एक और था जिम हिटेकर। जिम हिटेकर जो था 1963 में चढ़ा, और ये टॉम वाइटेकर जो है ये कब चढ़ा? तो ये 1998 में चढ़ा। फिर कहता है हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस बॉम्बार्डियर जो है अमेरिका का है। 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसने माउंट विंसन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों की चोटी को चढ़ गया है। कौन? तो क्रिस बॉम्बार्डियर। और इस प्रकार हमारा एशिया महाद्वीप हुआ समाप्त। किन्हीं को कोई परेशानी एशिया महाद्वीप से, हाँ या ना? जल्दी से हमको 2-4 क्वेश्चन बताइएगा, ज़्यादा नहीं, बस उसके बाद क्लास बंद करते हैं। हाँ, बताइएगा कि रूस में जो एशियाई भाग है उसको क्या कहते हैं? साइबेरिया। जैसे सुतल है जाग जाइए ना तो हम पानी मार देंगे जैसे 2-4 बाल्टी। सर बिना ऑक्सीजन वाला जो गए थे वो बचे थे कि नहीं? बचे ही होंगे, पता नहीं। फू दौड़ जी, फूफा जी दौड़ते दौड़ते चढ़ गए, फू फू करते, और का। आगे दुनिया का सबसे बड़ा जो है, सोए नहीं है, पानी मारेंगे तो और जाग जाइएगा। कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा? कजाकिस्तान। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश? लानोस नहीं, लाओस। लाओस। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष सागर? कैस्पियन सागर। लीना ओबे और येनेसी, लीना ओबे और येनेसी, ये नदी कहाँ गिरता है? आर्कटिक महासागर में। देखिए एगो इसका एगो ट्रिक बतावे। चलिए तो इसको यहीं पर रखते हैं। जल्दी से एक और बताइएगा कि पृथ्वी का शीत ध्रुव किसको कहा जाता है? पृथ्वी का शीत ध्रुव? माउंट एवरेस्ट को ना, ना 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 ना, वो पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। पृथ्वी का शीत ध्रुव बर्खोयांश को तीसरा ध्रुव कहेंगे तब माउंट एवरेस्ट। इपोह जो है किस लिए प्रसिद्ध है? इपोह किस लिए प्रसिद्ध है?
मलेशिया में। टीन का खान है मलेशिया में। हाँ चलिए अच्छा है। आगे बताइएगा एक और, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप। जावा द्वीप। हाँ, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश। जापान। जापान। स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन सा देश आता है? लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। MLT। स्वर्णिम त्रिभुज हो गया, तीनों ओर से घिरा हुआ MLT। M से म्यांमार, L से लाओस, T से थाईलैंड। क्या बनेगा इसका ट्रिक? MLT। चलिए ठीक है, काम हो गया। आगे आइएगा। लाओ थाली मम्मी। लाओ थाली मम्मी। नहीं, आप लोग सीधा साधा संस्कारी बच्चा है, इसलिए संस्कारी वाला सोचते हैं, हम उल्टा सोचते हैं। आप लोग सीधा सीधा सोचते हैं, एकदम शुद्ध वाला। हम नॉनवेज सोचते हैं। आप लोग वेजिटेरियन है, हम नॉन वेजिटेरियन है। छोड़िए ना वो सब। आप 3 गो याद रखे, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। वो खाली MLT मेरे लिए नॉनवेज ट्रिक है, बाकी आप लोग अपना याद रखिएगा। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखेंगे। हमारा क्लास आपको कैसा लगा? आप कोई जो लोग बताते हैं पूछने पर, वो लोगों का विचार कैसा लगा, उन लोगों के बारे में बताइएगा। ये तरीका कैसा लगा वो भी आप बताइएगा। आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए हमारा ये 7654957719 ये नंबर है। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाला हुआ है, इस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब आपकी मर्ज़ी, जो भी करना है आप करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने काम में लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हाँ, अगला वीडियो आपका इकोनॉमिक्स का रहेगा। भारत का भूगोल समाप्त हो गया है, बायोलॉजी समाप्त हो गया है, और अभी जो है वो है आपका किस लिए, तो विश्व का भूगोल, और अगला एक चलेगा इकोनॉमिक्स। तो सभी वीडियो को आप देखते रहिए। ऑब्जेक्टिव की भी शुरू हो गई है, तो ऑब्जेक्टिव भी आप लोग बनाते रहेंगे। तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।